नमस्कार। आज एक विशिष्ट कुंडली लेकर उपस्थित हूँ। पिछले दिनों एक चर्चा चल रही थी और उस चर्चा को मैं सुन रहा था तो मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं इन महापुरुष की कुंडली का अवलोकन करूं और देखूं कि क्या है इनके भविष्य में। नीतीश कुमार जी, जी हाँ, आप सही समझे, मुख्यमंत्री बिहार। इनके भविष्य पर चर्चा चल रही थी और बिहार चुनाव पर चर्चा चल रही। आप सभी को पता है कि नवंबर के महीने में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर या तो नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार की जगह पर कोई नया व्यक्ति मुख्यमंत्री की गद्दी को शोभायमान करे। नीतीश कुमार की कुंडली का अवलोकन मैंने किया और मेरे मन में ये आया विचार कि मैं इसे यूट्यूब पर डालता हूँ और देखते हैं कि जो भविष्यवाणी जो मैं समझ पाया हूँ कुंडली के माध्यम से, नीतीश जी के कुंडली के माध्यम से, कि नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको मैं आप सबसे साझा करता हूँ। और सही या गलत जो भी हो वो ईश्वर के हाथ में है। और मैं भाग्य विधाता तो नहीं हूँ, लेकिन इस विद्या के माध्यम से गणना करके निष्कर्ष पर जरूर पहुंच सकते हैं हम सभी। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो ईश्वर प्रदत्त है। आइए मैं ये कुंडली साझा करता हूँ आप लोगों से। नीतीश कुमार जी की कुंडली, ये इनका जन्म विवरण है जो कि गूगल सहित अन्य कई सारी वेबसाइट्स पे उपलब्ध है यही कुंडली। तो इसे ही मैं सत्य मान करके चल रहा हूँ। कुंडली देखिए, मिथुन लगन की है। मिथुन लगन यानी द्वि स्वभाव लगन। लग्न में कोई ग्रह नहीं है। लग्न पर शनि, राहु, गुरु, मंगल की दृष्टियां हैं। सबसे पहले लग्न के गुण और स्वभाव के बारे में जानना जरूरी है। दुस्वभाव लग्न यानी कि ऐसे व्यक्ति दुस्वभाव के होते हैं। दुस्वभाव से मतलब एक ठोस निर्णय पे पहुंच पाना, एक निश्चित निर्णय पर पहुंच पाने के लिए बड़ा कठिन होता है। अगर ये एक रास्ता चुन लेते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं आशंकित रहते हैं कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं या नहीं, मुझे कहीं दूसरा रास्ता तो नहीं लेना चाहिए। ये 100% श्योर कभी भी नहीं रहते। इन्हें एक सलाहकार की आवश्यकता हमेशा रहती है। ये एक स्वभाव, मूल स्वभाव होता है ऐसे व्यक्तियों का जो द्विस्वभाव लग्न होते हैं या द्विस्वभाव राशि वाले। इसके अलावा केंद्र में देखिए चौथे भाव में शनि बैठे हुए। शनि नवमेश है। दशम भाव में शुक्र बैठे हैं उच्च राशि के, जो कि पंचमेश हैं, मूल त्रिकोण राशि पंचम में है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है मंगल के साथ। मंगल कौन है? लाभेश है, मूल त्रिकोण लाभ भाव में है। लाभेश और पंचमेश की युक्ति है दशम में उच्च के शुक्र। इसके अलावा देखिए नवम भाव में चार ग्रह बैठे हैं। इस कुंडली में खासियत देखिए क्या है। नवम भाव में चार ग्रह और दशम में दो ग्रह। नवम में चार ग्रह कौन कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है। बुध, सूर्य, गुरु और राहु। बुध कौन है? लग्नेश है, चतुर्थेश है। सूर्य कौन है? पराक्रमेश है, तृतीय का स्वामी। गुरु कौन है? सातवें और दसवें का स्वामी, केंद्र के स्वामी हो गए। राहु, राहु की तो कोई स्वामित्व होता नहीं और जहां बैठता है वहां का फल करता है। तो राहु नवम भाव में बैठे हैं तो नवम भाव का बहुत अच्छा फल करेगा। और युति भी राहु के साथ अच्छे ग्रहों की है, अच्छे भावेशों की है, इसलिए राहु की दशा भी अच्छी ही जानी है। तो कुल मिला के नवम भाव में भी कंजंक्शन जो है बहुत ही अच्छा है। कहीं भी खराब ग्रहों या अशुभ भावेशों का साथ संग नहीं है। ये बहुत स्पष्टता से समझ में आता है। अब आगे और अन्य ग्रहों को देख लें तो केतु यहाँ तृतीय भाव में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा छठे में बैठे हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा है। क्यों? अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि दशम स्थान से नवम में बैठे, अपने स्वामी से, अपने राशि से वो त्रिकोण में बैठे। दशम से त्रिकोण में है, अपने राशि से त्रिकोण में है, लग्न से छठे हैं, यानी कि स्ट्रगलिंग रहेगी लाइफ, थोड़ी थोड़ी समस्याएं, अनुकूल विपरीत दोनों तरीके की समस्याएं सामने आएंगी जीवन में।
चंद्रमा मित्र राशि में बैठे हैं, लेकिन नीच राशि भी होती है चंद्रमा की, वृश्चिक राशि। इसके अलावा शनि से दृष्टि, बाकी कोई समस्या चंद्रमा के साथ नहीं है, तो चंद्रमा को भी अच्छा ही मान के चलिए, पूरा मत मानिए। चंद्रमा नवांश में भी देखिए लाभ स्थान में गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात विशेष नहीं। अब नीतीश कुमार जी की कुंडली है, एक राजनेता की कुंडली है, तो सबसे पहले कुंडली में ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या ये कुंडली एक राजनीतिक व्यक्ति की हो सकती है। क्या ये व्यक्ति जिसकी ये कुंडली है, वो व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये योग क्या कुंडली में बने हुए हैं, ये हमें जानना जरूरी है। मैंने पहले ही एक बार एक कुंडली राजनीतिक व्यक्ति की लगाई थी, और मैंने उसमें बताया था योग राजनीति में सफलता है। राजनीति में सफलता के दो ग्रह सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं। वो दो ग्रह होते हैं चंद्रमा और शनि। चतुर्थ भाव, लग्न लग्नेश वगैरह का तो हम देखेंगे ही, लेकिन चतुर्थ भाव को भी देखना जरूरी है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी जनता से जुड़े हुए चीजों का, कारकों का है। चतुर्थ भाव अच्छा होना चाहिए। चतुर्थ भाव के साथ आप जिस किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की कुंडली देखेंगे, चतुर्थ भाव के साथ शनि चंद्र जैसे ग्रहों का, गुरु शुक्र जैसे ग्रहों का, मंगल जैसे ग्रहों का, सूर्य जैसे ग्रहों का संबंध जरूर बन रहा होगा, ये निश्चित है। इसमें से अधिकतर ग्रहों का संबंध चतुर्थ भाव से बनेगा। आप देखिए कि चतुर्थ में ही शनि बैठे हुए हैं, शुक्र और मंगल की दृष्टि है। देखिए शुक्र का समर्थन आ गया, मंगल का भी समर्थन आ गया, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, और चतुर्थेश एक नवम भाव में है। चतुर्थेश स्वयं लग्नेश की है, लग्नेश का नवम में जाना यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। चतुर्थेश नवम में है, और बहुत ही अच्छा एक योग बना हुआ है, संबंध बना हुआ है, नवमेश चतुर्थ में है, यानी चतुर्थ और नवम का एक्सचेंज हुआ है। ये एक्सचेंज बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही सुखद है, बहुत ही सफलतादायक और भाग्य उदय करने वाला है। तो इतने सारी अच्छी बातों के साथ, इस कुंडली के साथ हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिए लग्नेश के साथ सूर्य बैठा हुआ, सूर्य क्या है, यश कीर्ति देता है, नेतृत्वकर्ता की क्षमता देता है, पद प्रतिष्ठा देता है, उच्च पद पर आसीन कराता है सूर्य, राजयोग दिलाता है, राजा से लाभ दिलाता है या राजा बना देता है। ये सूर्य के गुण है, नैसर्गिक गुण है। गुरु भी इन्हीं लगभग ऐसे ही गुणों से, ऐसे ही गुण लगभग सूर्य में भी समाहित हैं, सॉरी गुरु में भी समाहित है। गुरु की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, लग्नेश और सूर्य के साथ बैठ। अब थोड़ी समस्या ये है कि सूर्य से गुरु और बुध, लग्नेश अस्त हो गए हैं और बुध षडबल में भी कमजोर है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छी होने की वजह से और युति बहुत अच्छी होने की वजह से बुध के जो प्रभाव हैं वो उतने विपरीत नहीं रहे जितने हो सकते थे। ये इनके जीवन से, इनके राजनीतिक जीवन से या व्यक्तिगत जीवन से पता चलता है, जो कि अब तक बीता है। तो ये कुंडली में ओवरऑल हम देख करके ये बता सकते हैं कि ये एक राजनीतिक व्यक्ति की कुंडली हो सकती है, और राजनीति में इनको सफलता निश्चित मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा हाँ एक चीज ये है कि कुछ लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं इस बात को लेकर के कि अगर ये कुंडली ब्लैंक कुंडली बना करके ये दे दीजिए आपको, तो क्या ये बता पाएंगे आप नीतीश कुमार जी की कुंडली? बिल्कुल नहीं। मैं मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मैं नहीं बता पाऊंगा ये नीतीश कुमार जी की कुंडली है। लेकिन क्या, मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, लेकिन क्या देश के बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी, ये मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे पास बहुत ही अल्प ज्ञान है, मैं तो अभी अपने आप को ज्योतिष का विद्यार्थी मानता हूं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्योतिषी अगर ये कुंडली दे दी जाए और ये ना बताई जाए कि नीतीश कुमार की कुंडली है और उन्होंने नीतीश कुमार की कुंडली को कभी नहीं देखा है, तो ये बता पाएंगे कि नीतीश कुमार जी की कुंडली? सोचिए। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, इतना विश्वास है मुझे अपने आप पर कि ये कुंडली देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति पूछे कि ये बताइए ये व्यक्ति किस क्षेत्र में सफल हो सकता है, तो मैं दो तीन, जिन दो तीन क्षेत्रों को का नाम लूंगा विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, उसमें राजनीति जरूर, यह मैं जरूर विश्वास के साथ कह सकूंगा कि ये व्यक्ति राजनीति में सफल हो सकता है यदि वो राजनीति में जाता है। ठीक है। अब आते हैं दशाओं पर। दशाओं को समझना बहुत ही आवश्यक है। इनकी सबसे पहले जन्मकालीन दशा देख लीजिए।
जन्म के समय इनकी जो दशा थी वो थी बुध में, सूर्य में, चंद्रमा में। अब देखिए कि एक चीज मैंने बहुत बार रिपीट किया है, फिर से रिपीट करता हूँ कि जन्मकालीन दशा जो होती है, यानी कि जिस दशा में हमारा जन्म हो, अगर वो ग्रह बहुत अच्छे प्लेस्ड है, अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होता है, हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है। यदि यही ग्रह 6 8 12 में बैठे हुए ग्रहों की हो जाए, 6 8 12 के स्वामियों की हो जाए, या शनि राहु केतु मंगल जैसे ग्रहों की हो जाए, तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियां बहुत आएंगी, और हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, जीवन को एक गति नहीं दे पाएंगे, जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, असफलताएं हमारे जीवन में बहुधा आएंगी, बहुधा बहुत सारी समस्याएं हमें जीवन में हमारे सामने आती ही रहेगी। ये जो जन्मकालीन दशा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावशाली होती है। इसे आप अपने अनुभव में लीजिए, देखिए, समझिए। अब देखिए कि जन्मकालीन दशा में जो ग्रह थे वो कौन कौन से थे और क्या प्रभाव लेकर के थे। बुध स्वयं लग्नेश है, नवम भाव में बैठा है। सूर्य, मैंने बताया कि क्या क्या ना इसके नैसर्गिक गुण होते हैं, उन नैसर्गिक गुणों को अपने मन में लाइए, दिमाग में लाइए, और सोचिए कि सूर्य क्या दे सकता है। सूर्य की अंतर्दशा थी, वो नवम भाव में बैठा है, गुरु के साथ, बुध के साथ। चंद्रमा, चंद्रमा के भी गुण आप जानते ही हैं, चंद्रमा मन का कारक है, अच्छी प्लेसमेंट है, और चंद्रमा भी राजयोग देता है, यह भी राजा कहा गया है, राजा से लाभ दिलाने में यह भी सामर्थ्यवान है, चंद्रमा भी। तो कितनी अच्छी दशा हो गई। इसके अलावा उसके बाद दशाओं का क्रम आप देखिए कि दशा, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र की दशा आई। शुक्र की दशा जब आई सन 68 में, 1968 में, और ये 88 तक थी। शुक्र देखिए प्लेसमेंट कहाँ है। शुक्र की दशा जब इनकी आई वो उस समय उम्र थी 17 साल, यानी ये युवावस्था की तरफ अग्रसर थी, किशोरावस्था से युवावस्था में कदम रख रहे थे, जिस उम्र में शुक्र की महादशा है। शुक्र कहाँ है? शुक्र दशम स्थान में बैठा है, उच्च राशि का होकर के पंचमेश, पंचम भाव भी हमें पद प्राप्ति के लिए सहायक होता है, और लाभेश के साथ बैठा है। शनि से दृष्ट है, ये चतुर्थ भाव को देख भी रहा है। और एक खास बात और बता दूं, शनि का प्रभाव इस कुंडली में होने के लिए, शनि गुरु का प्रभाव, कि ये जो दोनों ग्रह दशम भाव में बैठे हैं, ये गुरु की राशि में हैं और शनि के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ये दोनों ग्रह बैठे हैं। नक्षत्र को हम क्या इग्नोर कर देंगे? बिल्कुल नहीं, नक्षत्र तो मूल में है राशियों और ग्रहों के, नक्षत्र ही मूल है, इसलिए नक्षत्रों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये शनि के नक्षत्र में है, गुरु की राशि में, ठीक है। शुक्र की महादशा चल रही थी, यहां से ये राजनीति में इनकी दिलचस्पी हुई, जगी, और ये राजनीति की तरफ चले गए। कोई और करियर नहीं चुना इन्होंने, राजनीति और समाज सेवा, देश सेवा इनका उद्देश्य बन गया शुक्र की महादशा में। चौथा भाव जनता से जुड़ाव का होता है, शनि वहां बैठा है, शनि इसका कारक है, और ये चतुर्थ भाव से संबंध शुक्र बना रहा है, ठीक है। अब उसी दरमियान देखिए सन 75 में इमरजेंसी आई। उस समय जेपी नारायण के आंदोलन में ये जुड़े। इमरजेंसी में ये बहुत ही अधिक रूप से, बहुत ही अधिक ये सक्रियता इनकी हो गई राजनीति में। वहीं से इनकी सक्रियता बढ़ी, और ये एक तरह से प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई नीतीश कुमार जी को, लालू जी के साथ, इमरजेंसी के दरमियान में। शुक्र की महादशा में ये सांसद विधायक भी बन गए थे, महादशा खत्म होते होते ये विधायक भी बने और सांसद भी बन गए थे। इसके बाद आप देखिए सूर्य की महादशा आई। सूर्य पदासीन करता है, भाग्येश है, ठीक है। लेकिन सूर्य दशम से द्वादश में बैठा है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं दशम भाव की थोड़ी सी हानि तो कर रहा है। तो इनको पदासीन नहीं किया सूर्य ने, पद नहीं दिला पाया। ये सूर्य दिला सकता था, उसका रीजन हो सकता है ये है कि वो दशम से नवम बैठा है, उसका रीजन यही था निश्चित रूप से। अब आगे देखिए, लेकिन सूर्य में इन्होंने किया क्या? सूर्य में इन्होंने ये किया कि लालू जी को ये पदासीन करा पाए। इनके समर्थन से, इनके सहयोग से, इनकी कूटनीति से लालू जी मुख्यमंत्री बन पाए सन 90 में। उसमें नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान, बहुत ही अधिक योगदान है, जो उस समय
व्यक्ति जो राजनीति में दिलचस्पी रखते रहे हों, जो उस घटना को उन्होंने देखा हो, उस समय को जो उन्होंने अनुभव किया हो, वो तो जानते ही हैं। और आज के युवा वर्ग जो इस बात को नहीं जानते हैं, वो इतिहास की पुस्तकों को पढ़ें और इस घटना को जानने का प्रयास करें। इसमें नीतीश कुमार जी का कितना बड़ा रोल। सूर्य की महादशा बीती और चंद्रमा की महादशा। अब देखिए, चंद्रमा की महादशा आ गई। चंद्रमा मैंने बताया था कि राजनीति में सफलता का कारक रहे। चंद्रमा नवम में बैठा है, दशम स्थान से त्रिकोण में है और शनि से दृष्ट है। ठीक है, मंगल की राशि में है, बुध के नक्षत्र में है, लग्नेश बुध के, जो कि नवम भाव में बैठा है। ठीक। चंद्रमा की महादशा में ही नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। शपथ लिया उन्होंने, लेकिन सिर्फ 7 दिन तक वो रह पाए मुख्यमंत्री। विधानसभा में उनके पास बहुमत नहीं था। इस वजह से बहुमत सिद्ध करने के समय आने के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लालू जी के ऊपर चारा घोटाले का आरोप था और उन्होंने, उनके पास भी बहुमत नहीं था, लेकिन वो तिकड़मी अधिक थे। तिकड़म लगा करके राबड़ी जी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनवा दिया। खैर, वो राजनीतिक विषय है। कुंडली पर आते हैं। नीतीश कुमार जी बेशक उस समय मुख्यमंत्री नहीं बन पाए चंद्रमा की महादशा में, लेकिन आप ये जानिएगा कि चंद्रमा की महादशा में वो सन 99 से लेकर 2004 तक, 5 सालों तक लगभग, बीच में कुछ समय छोड़ करके केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में उनके मंत्रिमंडल में ये मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। यानी कि पद तो दिलवा दिया चंद्रमा ने, राजनीति में सफलता का स्वाद चखा दिया चंद्रमा ने, जो कि शनि से दृष्ट भी है। चंद्रमा कालपुरुष की पत्रिका में यहाँ का स्वामी और कारक भी है। ठीक है। चंद्रमा के बाद मंगल की महादशा आई। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, नीतीश कुमार जी वहां तक, चंद्रमा की महादशा तक नेतृत्व करता भी थे इनके अंदर, लेकिन इस पद पे नहीं बैठे थे कि जहां से वो पूरे एक मंत्रिमंडल को, एक समुदाय को, एक विशेष राज्य को या विशेष सीमा को, स्थान को वो नेतृत्व कर रहे हैं। ये पद इनको प्राप्त नहीं हुआ। ये पद इनको प्राप्त हुआ मंगल की महादशा में। मंगल की महादशा में 2015 में, 2005 में भाजपा के साथ गठबंधन करके बिहार में एक ऐतिहासिक जीत इन्होंने प्राप्त की। बहुमत से ये जीत करके आए और पूर्णकालिक मुख्यमंत्री पहली बार 2005 में बने। और ये मंगल की महादशा में हुआ। मंगल देखिए द्वादश भाव में बैठा है, लाभेश होकर के, शनि के नक्षत्र में है, शनि से दृष्ट है, शुक्र के साथ है, उच्च के शुक्र के साथ है, पंचमेश। कितनी अच्छी प्लेसमेंट, समझ रहे हैं। ये मंगल की महादशा में हुआ। 2010 में मंगल की ही महादशा चल रही थी, जब वो पुनः मुख्यमंत्री बने और वहां भी बहुमत बहुत ही ऐतिहासिक था, बहुत ही अधिक सीटों के साथ ये विजय प्राप्त किए थे 2010 में भी। लेकिन 2010 के बाद जब राहु की महादशा आई, तो राहु, देखिए कि वहां से इनकी एक तरह से विपरीत परिस्थितियां शुरू हुई, चुनौतियां शुरू हुई वहां से। जो असली चुनौतियां होती हैं राजनीति में, वहां से शुरू हुई। देखिए कैसे राहु क्या करता है। राहु जो है हमारा, हमें नीति सिखाता है, हमें योजनाएं बनाने का ढंग और हमारा रवैया बदल देता है इन चीजों के लिए। किसी भी चीज की हम बहुत अधिक सोचने लगते हैं, बहुत अधिक योजनाएं बनाने लगते हैं, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और बहुत अधिक नीतिगत हो जाते हैं। ये चीजें हो जाती हैं। राहु राहु क्या करता है, कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट भी कर देता है या बहुत तीक्ष्ण बुद्धि भी दे देता है। राहु की महादशा में आप सभी जानते हैं कि इनके अंदर भी प्रधानमंत्री पद को लेकर के महत्वाकांक्षा आ गई। पर कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी का के सितारे इनके सितारों से मजबूत थे, बलवान थे, इसलिए वो प्रधानमंत्री पद को प्राप्त कर पाए और ये नहीं प्राप्त कर पाए। इनका उनके साथ मतभेद हो गया और इन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन अपना तोड़ लिया 2013 में। 2014 में इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर से 2015 में मुख्यमंत्री पद को प्राप्त किए, फिर से वापस आए। और बीच में राहु की महादशा में ही देखिए कि कितनी योजनाएं इन्होंने बनाई, कितनी योजनाओं को ध्वस्त किया कई बार। कभी भाजपा के साथ आए, कभी लालू जी के साथ आए। तो इस तरह का घटनाक्रम कई बार चला है 2015 से लेकर के 2014 के पास से और अब तक 2025 तक। कुल 20 सालों में इन्होंने
मतलब 2000 को अगर छोड़ दें, सन 2000 में जो पहली बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था, तो तब को अगर छोड़ दें तो 2005 से लेकर 25 तक, माने 20 सालों में लगातार मुख्यमंत्री यही रहे। बीच में कुछ समय तक मांझी जी मुख्यमंत्री रहे, कुछ 10 महीने या 1 साल के आसपास। इन सालों में इन्होंने 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो क्यों हुआ? क्योंकि बार बार ये अपना गठबंधन बदल रहे थे, यही समस्या है, इस कारण से। तो ये सब राहु की महादशा में हो रहा था, क्योंकि राहु जो है ना, वो मैंने बताया कि बुद्धि को जो है इस तरह से वो परिवर्तित कर देता है कि व्यक्ति एक दिशा में सोच नहीं पाता। बहुत सारी चीजें एक बार में आती रहती हैं, इसके दिमाग में चलती रहती हैं। अब वर्तमान समय में जो इलेक्शन है उस पर फोकस करें अगर, तो इस समय देखिए राहु में शुक्र की महादशा चल रही है। अब वो प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री वापस बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, नीतीश कुमार जी। क्या ये मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे? क्या बिहार की जनता इन्हें फिर से चुनेगी, या किसी और को चुन करके मुख्यमंत्री के पद पर बिठाएगी? नीतीश कुमार की कुंडली देख रहे हैं तो उनकी कुंडली से ही हम जानने का प्रयास करेंगे ये मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। वर्तमान दशा राहु की चल ही रही है। राहु की महादशा में ये कई बार मुख्यमंत्री पद प्राप्त किए हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहु की महादशा इनके लिए सपोर्टिव है। और ये देखिए कंजंक्शंस बहुत अच्छे हैं राहु के साथ, स्थिति बहुत अच्छी है राहु। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र की अंतर्दशा देखिए, शुक्र कौन है? शुक्र उच्च राशि का है, दशम में बैठा हुआ है, नवांश में भी स्वराशि का है, अष्टम में जरूर है लेकिन स्वराशि का है, और पंचमेश है, लाभेश के साथ बैठा है। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। गोचर में भी आप देखिए तो शनि का गोचर इस समय मीन राशि से हो रहा है, मंगल शुक्र के ऊपर से हो रहा है। गुरु का ट्रांजिट यहां से हो रहा है, लग्न से, मिथुन राशि से। और अक्टूबर लास्ट में वो कर्क राशि में चले जाएंगे, लगभग 1.5 महीने तक वो कर्क राशि में रहेंगे। और यहां से मतलब शुक्र जो अंतर्दशा नाथ है उससे त्रिकोण में आ जाएंगे, उच्च राशि में होंगे और त्रिकोण में। आप बताइए कि लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं तो इससे त्रिकोण में आ रहे हैं, और यहां से ट्रांजिट करेंगे गुरु तो इससे त्रिकोण में रहेंगे। शनि का ट्रांजिट इसके ऊपर से होगा ही। और अगर प्रत्यंतर दशा को भी देख लें तो शनि का प्रत्यंतर चल रहा है वर्तमान में, चतुर्थ भाव में शनि। मैंने बताया ये बहुत सपोर्टिव होते हैं राजनीति के क्षेत्र के लिए। और बुध का प्रत्यंतर आ जाएगा, वो भी लग्नेश ही है। इतनी अच्छी प्लेसमेंट है, चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, नवम भाव में बैठा है सूर्य गुरु के साथ। अब इन ग्रहों की दशा में मैं कैसे कह पाऊंगा कि ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं कह पाऊंगा। बहुत विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ही पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि दशाएं, ग्रह उनके साथ हैं, सितारे उनके बुलंद हैं, चमक रहे हैं वर्तमान समय में। अब ये भविष्य के कर्म में क्या है, इसका हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इस विद्या के आधार पर इसकी गणना करके एक हम निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। इतना ही हम कर सकते हैं, लेकिन हम भाग्य विधाता नहीं है। सब कुछ तो ईश्वर के हाथ में है। अंतपंत हमको यह कहना पड़ रहा है कि हुई है वही जो राम रची राय। तो जो राम जी ने रचा हुआ है वही होगा। हालांकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये विश्वास है। अब उनके जीवन में आगे राहु की महादशा जब खत्म होगी, गुरु की महादशा जब आएगी 2028 में, फिर कभी हम पत्रिका लगाएंगे नीतीश कुमार जी की। वहां पे इनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, लेकिन इस पर चर्चा फिर कभी। आज ये कुंडली पर जो चर्चा है मेरी यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। सुझाव, प्रश्न, इन सभी का स्वागत है। खुले दिल से, खुला मंच है मेरा। आशा करता हूँ कि आप सभी ये वीडियो धैर्यपूर्वक सुनेंगे और सराहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, नई कुंडली के साथ। धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।